नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी के विषय में चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या है तथा यह किस प्रकार से या किस तकनीक के ऊपर में यह कार्य करता है, भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है या नहीं है तथा विश्व में इसकी क्या स्थिति है तथा भारत एवं विश्व में इसके क्या विनियामकीय या रेगुलेटरी प्रावधान है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित सभी मुद्दों को समझने का प्रयास आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। आज का जो यह वीडियो है यह मूल रूप से द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेख गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क and frame a regulatory framework for cryptocurrencies that addresses them पर आधारित है, जिसमें इन सारे मुद्दों के ऊपर में चर्चा की गई है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं वीडियो से संबंधित पीडीएफ डाला करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो चर्चा। सर्वप्रथम हम यहां पर क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक आभासी या ऑनलाइन करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीक के ऊपर में काम करती है। क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर कैश सिस्टम पर आधारित होता है तथा इसे केवल डिजिटल वॉलेट के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसके उपयोग के लिए किसी भी बैंक या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम लोग देखें तो पहली क्रिप्टो करेंसी के रूप में 2009 ईस्वी में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, जो सातोशी नाकामोटो नामक एक छद्म नाम से किसी व्यक्ति ने इसे लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में प्रचलित विभिन्न क्रिप्टो करेंसीज हैं इथेरियम, लिटेकॉइन, स्टेला, चेन लिंक, बिनेंस, टीदर, डॉगी कॉइन, पोल्का डॉट आदि अन्य उल्लेखनीय क्रिप्टो करेंसियां हैं। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है या जो क्रिप्टो करेंसी है वह किस प्रकार से इस ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। तो यह एक डिजिटल पब्लिक लेजर है जिसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इन ब्लॉकचेन में दर्ज किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को ना ही डिलीट किया जा सकता है, ना ही इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है। यहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन तकनीक में किसी भी ट्रांजैक्शन को संपन्न किया जाता है। उदाहरण लेते हैं कि ए जो है कुछ पैसे जो है बी को भेजना चाहता है, तो यहां पर ए जो है बी के नाम से एक ब्लॉक का निर्माण करेगा तथा उसमें इसके बी के रिकॉर्ड को दर्ज कर देगा। यह जो ब्लॉक होगा यह इस नेटवर्क में जुड़े सारे कंप्यूटर, जिसे हम इस तकनीक में नोड्स के नाम से जानते हैं, इन नोड्स के पास जाता है। वहीं बी जो है यदि इस ब्लॉक को सत्यापित कर देगा तो पैसा जो है बी के पास पहुंच गया और बी का नाम इस ब्लॉक में जुड़ जाएगा, जिसे भविष्य में न ही हटाया जा सकता है न ही सुधारा जा सकता है। कुछ इस प्रकार यह ब्लॉकचेन तकनीक काम करती है। अब यदि देखें तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग हम और किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग हम लोग ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदि विभिन्न क्षेत्रों में हम इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने बृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के आधार पर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर में कंसर्न उठाए थे। क्रिप्टो करेंसी की प्रकृति के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। यदि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में प्रतिबंध आरोपित किया जाता है तो वह सारा जांच और समीक्षा से बाहर चला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्यों के मामले में आपराधिक कृत्य करता है तो इसके मामले में कानून का जो प्रवर्तन होगा वह करना कठिन हो जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वह लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास का है और भारत नहीं चाहेगा कि वह इस मार्केट से बाहर रहे। भारत को इस मार्केट से बाहर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो है
वह प्रतीक्षा कर रही है। इसके विपरीत तो हमें इफेक्टिव प्रोविजंस लाने चाहिए तथा क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर ढंग से भारत में विनियमित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि न केवल भारत अपितु विश्व में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अस्पष्टता तथा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि विश्व में इसके वैश्विक मत का अभाव तथा भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति। तो लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस में हम लोग देख सकते हैं कि विश्व में इसके लिए कोई भी एक रूप नियामकीय अप्रोच यहां हमें दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है कि एक तरफ यदि हम देखें तो क्यूबा और एल सल्वाडोर जैसे जो देश हैं उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में घोषित किया हुआ है। वहीं वर्तमान समय में ईरान अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण क्रिप्टो करेंसीज के माइनिंग को एनकरेज कर रहा है। लेकिन यहां पे उसने एक टर्म ऐड किया है कि जो भी टोकन निकलेंगे उसे केवल और केवल ईरान की सेंट्रल बैंक को ही बेचा जाएगा। दूसरी ओर यदि हम देखते हैं चाइना जैसे देश हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ब्लैंकेट बैन यानी पूर्ण रूप से ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है, न केवल बिटकॉइन पर बल्कि सारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर में। वहीं हम कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग, होल्डिंग और माइनिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें शामिल है बोलीविया, नेपाल, नॉर्थ मैसिडोनिया और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। वहीं हम भारत में क्रिप्टो करेंसीज की स्थिति को यदि हम देखें तो भारत में इसके लिए कोई भी कानून नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को कवर करता हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में क्रिप्टो करेंसीज भारत में इलीगल नहीं है। परंतु आरबीआई ने भारत के बैंकों को एक गाइडलाइन जारी किया था जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक बैंक क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं कर सकते थे। इस गाइडलाइन के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरबीआई के इस गाइडलाइन को निरस्त कर दिया। यद्यपि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें एक मत से एक राय प्रस्तुत किया गया कि सरकार जो है एक प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग नीति का निर्माण करेगी जो कि क्रिप्टो करेंसीज के विनियमन के लिए अनुकूल होगी। सरकार ने यह भी इशारा दिया था संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसीज के संदर्भ में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के संबद्ध चुनौतियों को देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैधता। क्रिप्टो करेंसी किसी भी एसेट्स या किसी भी बेंचमार्क से समर्थित नहीं होती है। साथ ही साथ इसकी जो प्रकृति है वह एक्सट्रीमली वोलाटाइल है, यानी यह कभी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका मूल्य बढ़ जाता है और अत्यधिक मात्रा में उसी रफ्तार के साथ में इसके मूल्यों में गिरावट देखी जाती है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह काफी ही वोलाटाइल है। वहीं हम देखते हैं कि जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कर रहे हैं उनमें जागरूकता की कमी है। वहीं इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी है तथा स्पष्टता का अभाव साफ दिखाई देता है, जिसके कारण जो छोटे निवेशक हैं उनकी जो बचत है वह रिस्क में दिखाई देती है। वहीं हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कैपिटल होने के बावजूद भारत में इसे किसी भी प्रकार से ना तो मॉनिटर किया जा रहा है और ना ही रेगुलेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग हाल में ही T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखे थे, एडवर्टीजमेंट ब्रेक के दौरान प्रत्येक ब्रेक में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एडवर्टाइज्ड दिखाए जा रहे थे और प्रत्येक भारतीयों को इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस बिंदु को देखते हुए ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया था। यहां आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो के संबंध में अस्पष्ट दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को क्या माना जाए, उसे एक करेंसी माना जाए, एक एसेट माना जाए या एक कमोडिटी माना जाए, इस विषय में अभी तक हमारा जो दृष्टिकोण है वह प्रचलित नहीं हो पाया है या हम इसे वर्गीकृत नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर वर्गीकरण के अभाव में कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा या कौन सा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर होगा वह इसका निर्धारण करेगा या किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा उस पर अस्पष्टता
बनी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार के द्वारा विंटर सेशन में जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा उसमें विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में सरकार वर्गीकृत कर सकती है। इसके साथ ही यहाँ सवाल उठेगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो विनियामक होगा वह किस प्रकार का होगा, यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में भारत में बैन लगा दिया जाए, तो क्या बैन लगाना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई होगी? तो यहाँ कहा गया है कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तक कि आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना एक सही फैसला नहीं हो सकता है। हाँ, इसके विनियमन के लिए सावधानी पूर्वक प्रावधान किए जा सकते हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के नेचर को समझते हुए यदि हम इसके ऊपर में प्रतिबंध लगा देते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है, तथा यदि इसके साथ में किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य किए जाते हैं तो जो अपराधी होंगे वह जांच के दायरे से बाहर होंगे तथा उनके लिए कानून का प्रवर्तन करना आसान नहीं होगा। तो हमारा जो पर्पस होगा वह यहाँ पे हार जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम प्रतिबंध लगा देते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर में, तो जो हमारा ड्राफ्ट पॉलिसी है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन 2021 पर, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस ड्राफ्ट बिल को लाया गया था, वह इसके विरुद्ध होगा। इस ड्राफ्ट बिल में कहा गया था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वह ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और इफिशिएंट है, साथ ही साथ यह इंटरनेट में एक लेयर ऑफ ट्रस्ट का निर्माण भी करती है। तो यदि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में प्रतिबंध लगाते हैं तो ब्लॉकचेन को किस प्रकार से प्रमोट करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वह ब्लॉकचेन के ऊपर ही आधारित है। आगे देखते हैं तो सरकार अब इस क्षेत्र में और क्या कदम उठा सकती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का निर्माण करना होगा जो कि क्रिप्टो करेंसीज का विनियमन करती हो, और यह एक अर्जेंटली बेसिस पर करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि इस ढांचे को, जिसका नियामकीय ढांचा होगा, वो विभिन्न क्रिप्टो करेंसियों की बिक्री खरीद के साथ साथ एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों जैसे मध्यस्थों को इस के विभिन्न पहलुओं से निपटने की आवश्यकता होगी। सरकार को संबद्ध जो जोखिम है उसकी पहचान करनी होगी तथा उसके लिए एक उपयुक्त नियामकीय ढांचा को तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यह जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे मुद्दों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के घोटालों की भी मॉनिटरिंग कर सकता है। यहाँ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, यानी जो भी निवेशक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर उसकी वोलाटाइल प्रकृति के कारण उन निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ कहा गया है कि खुदरा निवेशकों को आप सतर्क कीजिए ताकि उनका निवेश जो है वह डूबे नहीं। इसके लिए एक कुशल नियामकीय ढांचे की आवश्यकता होगी जो निवेशकों के लिए उत्तरदायित्व के साथ साथ शिकायत निवारण तंत्र की भी पूर्ति करेगा। यहाँ क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के बजाय उसे अनरेगुलेटेड एरिया से निकाल करके उसे विनियामकीय प्रावधानों के अंतर्गत लाया जाए, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक जो हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में सक्रिय क्रिप्टो कंपनियों के पलायन को यह रोकेगा, जिसके कारण भारत से जो पूंजी का पलायन होगा वह भी रुक जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भारत और भारतीयों के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अवसर भी उपलब्ध करवाएगा। वहीं हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय में एक अपरिहार्य तत्व है तथा इससे कोई भी बच नहीं सकता है, या इसे हम रोक करके प्रतिबंधित करके नहीं रख सकते हैं। इसके लिए एक सार्थक प्रवर्तनीय कदम या तंत्र की आवश्यकता होगी जिससे इसे एक व्यवस्थित रूप में रखा जा सके, और क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगा देना अत्यंत ही अव्यावहारिक
और अति प्रतिबंधात्मक कदम होगा। सरकार के लिए यहां अनिवार्य हो जाता है कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिससे कि प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण को समझे तथा सभी हितधारकों के आदानों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को नए युग के इस प्रौद्योगिकी के तत्व के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएं। हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।